हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? काफ़ी दिनों के बाद हम लेक्चर डाल रहा हूँ। इससे पहले हमने नरयुग्म उद्भिद की संरचना वाला एक लेक्चर डाला था। इसके बाद हम मादा युग्म उद्भिद की संरचना में उसका परिवर्तन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मादा युग्म उद्भिद में अंडप एवं गुरु बीजाणुपर्ण बोलते हैं इसे। मादा युग्म उद्भिद को क्या बोलते हैं? अंडप या गुरु बीजाणुपर्ण। गुरु बीजाणुपर्ण। इसमें जो मादा जननांग भाग होता है उसे हम बोलते हैं जायांग। मादा जननांग भाग होता है जायांग। और नर जननांग भाग को हमने उसमें बोला था पुमंग। जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये एक रूपांतरित पर्व है, इसलिए इसको बोलते हैं हम गुरु बीजाणुपर्ण या गुरु बीजाणुधानी। इसके 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अगर ये अंडाशय ये जायांग एक हो तो उसे हम बोल सकते हैं युक्तांडपी। एक हो तो उसे हम बोल देंगे युक्तांडपी। एक या एक से ज़्यादा हो, एक या एक से ज़्यादा हो तो हम उन्हें बोलते हैं व्युक्तांडपी। एक से ज़्यादा तो उसे व्युक्तांडपी। युक्तांडपी एक हो तब, और एक या एक से ज़्यादा हो तब हम उन्हें बोल देंगे व्युक्तांडपी। संयुक्त हों उन्हें वियुक्तांडपी। ये जब संयुक्त हो, एक या एक से ज़्यादा, 1 + 1 + 1 कि 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतनी बात हमने देखी। अब हम देखते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमने देखा ये होता है एक पुष्प का पुष्पवृंत होता है। यहाँ पर होता है बाह्य दलपुंजी अटैच होते हैं। यहाँ पर होते हैं दलपुंजी, जो कलरफुल भाग होते हैं दलपुंज। इसी के साथ में अटैच होते हैं जिसे नरजन्नांग भाग बोला था हमने, पुंकेसर, पुमंग बोलते हैं उसे। और इसके बीचों बीच होता है जायांग। ये हो जाएगी वर्तिकाग्र, ये हो जाएगी वर्तिका, और ये बीच में अंडनुमा संरचना, ये हो जाएगा अंडाशय। अगर ये संरचना एक हो तो उसे हम बोल देंगे युक्तांडपी। एक या एक से ज्यादा हो ये अंडाशय तो उसे हम बोल देंगे वियुक्तांडपी। ये हो जाएगी वर्तिकाग्र, ये हो जाएगी वर्तिका, और ये अंडाशय। वर्तिकाग्र का काम होता है परागकण में हेल्पफुल होना। परागकण होते हैं, जब परागकण इसी से आकर अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर परागकण की क्रिया हो जाती है। परागकण की परिभाषा में हम बताते हैं कि परागकोश से परागकणों का अंडाशय की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागकण कहलाती है। तो परागकण यहाँ अटैच होंगे। वर्तिका का काम है जब परागकण यहाँ पे आ जाएंगे तो परागनली बनाती है, परागनली बनेगी और परागकण यहाँ अंडाशय तक आएगा, निषेचन होगा और बीज का निर्माण होगा। अंडाशय अंडाशय अंडक को धारण करना यानी बीज को निर्माण करना, बीज का डेवलपमेंट परिवर्धन में। अब हम डिस्कस करते हैं बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना एक गोलाकार फूली हुई संरचना होती है। जैसे ये देखिए, ये बीजांड, ये अटैच होता है हीलियम से। ये है अटैच हीलियम से। ये एक गोलाकार संरचना, इस पर सहायक कोशिकाएं बाह्यभित्ति, मध्यभित्ति, अंतःभित्ति पाई जाती है। इसी के साथ में ये वाला भाग होता है निभाग। ये इस भाग को बोलते हैं निभाग।
और इस भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। इसमें कुछ सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये तो हो जाएंगी प्रतिमुखी कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं जिसमें दो केंद्रक कोशिका एक, जिसे बोल देंगे सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और ये हो जाएंगी प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिका जो मुख की तरफ होती है, प्रतिमुखी कोशिका। ये हो जाएगा निभाग, ये हो जाएगा बीजांड द्वार। ये एक जटिल संरचना, गोलाकार गुंबद की जैसी संरचना होती है। जैसे हमने गोलाकार एक घड़ा देखा है ना, गुंबद, उसके जैसी संरचना होती है। इस पर आवरण पाए जाते हैं। आवरण जैसे बाह्य आवरण, ये मध्य आवरण, और ये हो जाएगा अंत आवरण। बाह्य आवरण, मध्य आवरण और अंत आवरण, ये इसके तीनों के तीनों आवरण हो जाएंगे। इसी के साथ में हम इसमें देखते हैं कुछ सेल्स पाई जाएंगी, जिसका नाम मैंने बता दिया। ये टोटल सेल्स होती हैं 8 सेल्स होती हैं, 8 केंद्रक वाली सेल्स होती हैं, पर दिखाई देती हैं 7, क्योंकि ये इसमें केंद्रक 2 हैं और सेल 1 है। ये एक सहायक कोशिका, यही आगे जाके अंडक का निर्माण करेगी। ये सहायक कोशिकाएं, ये इनकी हेल्प, सहायता करती हैं। जो तरफ इसका बीजांड द्वार होता है, इसके आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है ऋजु बीजांड। पहला आ गया ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड इसी के सेम होता है। जैसे ये तो हो गया इसका बीजांड द्वार, और ये हो गया इसका निभाग। ये इसकी सहायक आवरण हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋजु बीजांड। ये हो गया इसका बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, और ये हो गया इसका निभाग। निभाग को बोलते हैं हम चलेजल एंड। ओके, ये हो गया ऋजु बीजांड, एकदम सीधा। दूसरा आता है दूसरा प्रकार प्रतीप बीजांड। पहला ऋजु बीजांड, दूसरा आ रहा है प्रतीप बीजांड। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड में क्या होगा, ये इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। जैसे ये तो हो जाएगा निभाग, और ये इसका उल्टा, ये हो गया उल्टा। ये हो गया बीजांड द्वार, ये हो गया निभाग। ये निभाग और ये सामने वाला हो जाएगा बीजांड द्वार, ये इसका उल्टा। तीसरा प्रकार आ रहा है ऋजु प्रतीप, और तीसरा आ रहा है अर्ध प्रतीप। तीसरा आ रहा है अर्ध प्रतीप। अर्ध प्रतीप बनेगा जब एकदम आधा बन जाएगा। जैसे ये इसका ऐसे बन जाएगा, ये इसका बीजांड द्वार हो जाएगा, ये इसका निभाग हो जाएगा। ये ऐसे, ये इसके आवरण हो जाएंगे, ऐसे बन जाएगा अर्ध प्रतीप। इसके बाद में आता है, अर्ध प्रतीप के बाद में आ रहा है प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड में क्या होगा, प्रतीप बीजांड में इसका उल्टा ऐसे, थोड़ा नीचे की साइड की ओर ऐसे हो जाएगा। जैसे प्रतीप उल्टा, अर्ध प्रतीप आधा मुड़ा हुआ, और प्रतीप एकदम उल्टा, ये इसका एकदम उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा प्रतीप। इसके बाद में आ रहा है अनुप्रस्थ बीजांड। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर आ जाएगा अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ होते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा इसका निभाग, और ये हो जाएगा इसका बीजांड द्वार। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना भ्रूणपोष। तो ये हो गया अनुप्रस्थ। इसी के साथ में एक 6 नंबर पे आ जाएगा वक्र। वक्र का अर्थ होता है घूमा हुआ, एकदम मुड़ा हुआ, वक्र बीजांड।
तो वक्र बीजांड में ऐसे हो जाएगा, ये इसका पुष्पवृंत हो जाएगा, ये पुष्पासन, और एकदम उल्टा, ये एकदम उल्टा, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये एकदम ऐसे, ये इसका पुष्पासन हो गया, और ये घूमकर ऐसे, ये तो हो जाएगा इसका बीजांड द्वार, ये हो जाएगा इसका निभाग, ऐसे घूमकर एकदम उल्टा, जब ही तो होगा वक्र। कुंडलित बोल देते हैं जिसे हम, वक्र बोल देते हैं। तो ये हमने देखे ऋजु, प्रतीप, अर्धप्रतीप, एक आया था अनुप्रस्थ, और एक आ जाएगा कुंडलित या वक्र बीजांड। ये हमने देख लिया 6 बीजांड। अब हम देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? जो मात्र सेल होती है, या हम बोल सकते हैं जो मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन, मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को। अब हम देखते हैं, जैसे ये हमारा बीजांड था, ये बीजांड था, इसमें कुछ सेल पाई जाती है अंदर, तो इसे हम बोलते हैं प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका। और ये कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिसमें स्पष्ट केंद्रक होता है और सघन जीव द्रव्य, सघन साइटोप्लाज्म होता है, सघन साइटोप्लाज्म होता है, और स्पष्ट केंद्रक वाली कुछ सेल्स होती हैं। वो क्या काम करती हैं? गुरु बीजाणु निर्माण में हेल्पफुल होती है, या गुरु बीजाणु के निर्माण में जाती हैं। कोई स्पेशल सेल होती हैं, आकार में भी बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं साइज में भी, ठीक है। ये सेल्स आगे क्या करेंगी? ये परपशु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब हमें पता है अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 सेल्स का निर्माण होगा। जैसे एक परपशु कोशिका है, ये एक परपशु कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो बनेगी 4 सेल, 1 2, फिर इसमें ये हुआ प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। अब इन सेल से 4 सेल्स का निर्माण होगा, 2 हैं तो 2 से 4, 1 2 3 और 4, ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या देखा? एक परपशु कोशिका आगे जाके 4 सेल्स का निर्माण करेगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो ये 4 सेल बन गई। अब इन 4 सेल में क्या होगा? एक सेल ही भ्रूणपोष का निर्माण करेगी, कोई सी भी एक सेल, कोई सी एक सेल, कौन सी? सबसे नीचे वाली, नीचे वाली सक्रिय होती है, नीचे वाली सक्रिय होती है, और ये किसका निर्माण करेगी? भ्रूणपोष का, भ्रूणपोष का निर्माण करेगी। जैसे सेल 1 2 3 4, तो ये नीचे वाले क्या होगी? सक्रिय होगी, और बची ये 3 सेल कहाँ जाएंगी? इनका वापसी, इनको रप्चर करके, यानी इसको डाइजेस्ट करके पोषण में हेल्प ले लिया जाएगा, पोषण में हेल्प ले लिया जाएगा। तो हमने गुरु बीजाणु जनन में क्या देखा? गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। इसमें क्या होता है भ्रूणपोष में? इसमें बीजांड में क्या होता है? कुछ सेल्स होती हैं स्पेशल प्रकार की, जिसे हम बोलते हैं परपशु कोशिकाएं। परपशु कोशिकाएं वे होती हैं जिसमें स्पष्ट केंद्रक, बड़ी सघन जीव द्रव्य, वो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के लिए जाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 सेल्स का निर्माण होगा, 4 सेल्स निर्माण होगी तो इसमें एक सेल सी सक्रिय होगी, वो ही भ्रूणपोष का निर्माण करेंगी। बाकी 3 क्या होगा? उनको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, पोषण के लिए हेल्प में पोषण के लिए यूज ले लिया जाएगा। इस प्रकार से हमें एक भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है। बनी तो 4 सेल थी, परंतु जब हमने देखा जो परागकण बन रहे थे नर जननांग में, हमने देखा परागकण बन रहे थे, उसमें 4 परागकण बनेंगे, उसमें 4 परागकण बनेंगे। पर इसमें क्या होता है? एक ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है, बाकी 3 को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर दिया। मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणपोष का परिवर्धन कैसे होता है? देखो, हमने ये देखा, जैसे ये हमारा बीजांड है,
इसमें एक कोशिका बच गई थी, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसके बाद में एक कोशिका बन गई जो क्या बना रही थी, भ्रूणपोष। जो क्या बना रही थी, भ्रूणपोष। ये कोशिका आगे जाके क्या करेगी, पोषण पोषण प्राप्त करेगी और अपने आकार को बढ़ाएगी, अपने साइज को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। आकार बढ़ेगा, इसमें कुछ सहायक कोशिकाएं बनेगी और ये कोशिका आगे जाके क्या करेगी 3 बार समसूत्री विभाजन, 3 बार समसूत्री विभाजन। अब मुझे आप ये बताइए 3 बार समसूत्री विभाजन होगा तो कितनी सेल्स बनेगी। इसका आंसर ये है, जैसे ऐसे करके देख लिया करो, एक सेल है, एक विभाजन हुआ, कितनी बन गई, 2। अब इनमें हुआ 2 से 4, अब एक बार और होगा 4 से 8, 4 4 8। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला समसूत्री विभाजन, और ये तो मैंने क्या बताया था, 3 बार समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगी, 8 कोशिकाएं। ये कोशिका तो हो गई, तो देखो ये 8 कोशिका बन गई इसके अंदर। ये 8 कोशिकाएं कहाँ अटैच हो जाएंगी, 4 तो इधर और 4 इधर हो गई। इसमें से एक एक कोशिका निकलेंगी और बीच में आएंगी, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, यहाँ से एक एक कोशिका हटा दो। इधर कितनी बची, 3 कोशिका ये बच गई और 3 कोशिका ये बच गई। यहाँ पर कितनी कोशिका आ गई, 2 कोशिका आ गई, 2 कोशिका आ गई तो केंद्रक कितने बच गए, 2 केंद्रक। और ये दोनों कोशिकाएं फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, दोनों कोशिकाएं फ्यूज हो गई तो क्या बन गए, 2 केंद्रक 1 कोशिका। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। इन्हें हम क्या बोल देंगे, ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोल देंगे इन्हें, ध्रुवीय केंद्रक। इतनी बात आपने देखी। देखिए भ्रूणपोष था, भ्रूणपोष ये क्या होता है, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका, प्रथम सेल, कोई पूछ ले मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कब बनती है, जब भ्रूणपोष। इससे पहले क्या हुआ था गुरु बीजाणु जनन के बाद में क्या बनती है, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका। ये कोशिका न्यूट्रिशन लेगी और अपना साइज बढ़ाएगी, साइज बढ़ेगा। इसके बाद में ये कोशिका 3 बार समसूत्री विभाजन 8 कोशिकाओं निर्माण करेंगी। इसमें 4 निभाग की ओर और 4 तो बीजाणु द्वार की ओर, 4 निभाग की ओर सेट हो जाएंगी। इसमें से एक एक कोशिका निकलेंगी जो फ्यूज होके ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करेंगे, जिसमें केंद्रक 2 होंगे और कोशिका 1 बन जाएगी। ठीक है, ये सहायक क्या काम करेंगी, ये सहायक कोशिकाएं आगे जाके इसकी लेयर्स का निर्माण करेंगी, जो इसके आवरण है ना वो बनाएंगी। अधिकांश पादपों में यही प्रक्रिया होती है, अधिकांश पादप है उसमें यही प्रक्रिया होती है, जिसे हम बोलते हैं एक बीजाणुविक और पॉलीगोनम प्रकार, जिसे हम बोलते हैं एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार। ओके गाइस, एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भ्रूणपोष, या हम बोल सकते हैं स्त्री युग्मोद्भिद है, जो मादा युग्मोद्भिद है, उसमें क्या हो जाता है कि ये बीजांड है, उसमें क्या बोलता है 7 कोशिका और 8 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। देखिए 3 कोशिका ये रही, 3 कोशिका ये रही, 2 ये रही, कोशिका कितनी हो गई 7, सॉरी कोशिका कितनी हो गई 7, हाँ 3 3 और 1 ही 7, और केंद्र कितने हो गए 8, 3 3 6 और 2 ये भी लगाने हैं, 2 काउंट करने हैं, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र के भ्रूणपोष अपना तैयार। इसी के साथ में एक बात है कि ये तो क्या करती है आगे, जैसे एक सेल से इसकी एक सेल ये फ्यूज होकर एक कोशिका बना लेती हैं, तो ये तो क्या हो जाएगी द्विगुणित
ये तो आगे जाके क्या बन जाएगी, द्विगुणित। यही तो आगे जाके निषेचन करेगी और बीज का निर्माण करेंगी। और ये बाकी कोशिकाएं ये कुछ आवरण बनाएंगी, सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, अगुणित होती हैं। ये कैसी रह जाती हैं, अगुणित ही रह जाती हैं। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद में हम देखेंगे परागकण, परागकण निषेचन एवं भ्रूणपोष का परिवर्धन। ये आपको जो भ्रूणपोष माध्यमिक मौद्गिक का जो परिवर्धन है, गुरु बीजाणु जनन, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, या वीडियो को आप 2 बार देख लें, बुक की हेल्प लें, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस।